नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना की प्राध्यापिका हूँ। संस्कृत साहित्य का इतिहास शीर्षक पर मैं आजकल व्याख्यान दे रही हूँ। इसी कड़ी में आज महाकाव्य एक समीक्षात्मक निबंध लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। महाकाव्यों की समीक्षा, महाकाव्य के स्वरूप की समीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि एक विचारक का कहना है, साधारणतः काव्य के 3 भेद या प्रकार किए जाते हैं: शैली या आकार की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और बंध की दृष्टि से। शैली या आकार की दृष्टि से काव्य को गद्य, पद्य और मिश्रित, जिसका कि एक रूप चंपू माना जाता है, नामक 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थ की दृष्टि से भी काव्य को उत्तम, मध्यम और अधम या सामान्य नामक 3 विभाग किए गए हैं। बंध की दृष्टि से भी 2 प्रकार की काव्यकृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, एक प्रबंध और दूसरी निर्बंध या मुक्तक। प्रबंध काव्य में किसी कथा की क्रमबद्धता और तारतम्यता रहती है, किंतु मुक्तक काव्य में स्वच्छंद रूप से किसी रस, भाव या तथ्य को व्यक्त किया जाता है। मुक्तक काव्य में वैयक्तिक अनुभूतियों, भावनाओं और आदर्शों की ही प्रधानता रहती है तथा कवि अपने अंतर जगत को सुकुमार मनोभावों की अभिव्यक्ति द्वारा अपने हर्ष, विषाद, हास विलास, संयोग वियोग आदि का चित्रण कर पाठकों को भावमग्न कर देता है। वैयक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता के ही कारण इस प्रकार की कविता को विषयगत या विषय प्रधान या वर्णन प्रधान भी कहा जाता है। प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं: महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य। संस्कृत के प्राचीन आचार्यों, पाश्चात्य समीक्षकों व आधुनिक हिंदी आलोचकों ने महाकाव्य के लक्षण भी निर्धारित किए हैं तथा प्राचीन संस्कृत लक्षण ग्रंथों में तो विस्तार पूर्वक महाकाव्य के विभिन्न अंगों की विवेचना करते हुए महाकाव्य की रूपरेखा को स्पष्ट किया गया है। अतः यहाँ उसे हम संक्षेप में स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं। भामह ने महाकाव्य के लक्षण निर्धारित करते हुए काव्यालंकार में लिखा है: सर्गबंधो महाकाव्यम महतांच महच्च यत् अग्राम्य शब्दमर्थ्य च सालंकारम सदाश्रयम मंत्रदूत प्रायानिजान या काम्बुध्यैश्च यत् पंचभिः संधिर्याभियुक्तम नाति व्याख्यम मृधिमेत चतुर्वर्गाभिधाने अपि भूयसार्थोऽपि प्रदेशकृत युक्ते लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक् नायकं प्रागुपन्य वंशवीर्यश्रुतादिभिः न तस्यैव वधं ब्रूयादेन्या उत्कर्षोऽभिधिस्यत्या यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापीते येष्यते न चाभ्युदयभाक्तस्य बुधादौ ग्रहणस्तवौ। उक्त विवरण के आधार पर महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं: महाकाव्य सर्गबद्ध होता है और वह महान विषय का निरूपक व महान होता है। उसे अग्राम्य शब्द, सुंदर अर्थ, अलंकार से युक्त तथा सत्पुरुषाश्रित होना चाहिए। उसमें मंत्र, दूत प्रयाण, अभियान, युद्ध नायक का अभ्युदय और 5 संधियाँ होनी चाहिए तथा वह बहुत व्याख्या के योग्य न हो और उत्कर्ष युक्त हो। उसमें धर्म आदि 4 वर्गों का वर्णन हो तथा समस्त रसों का पृथक पृथक निरूपण हो। उसमें कुल, बल, शास्त्राध्ययन आदि से नायक का उत्कर्ष बतलाकर फिर से पुनः दूसरे का उत्कर्ष कहने की अभिलाषा से नायक का वध न दिखलाया जाए। यदि महाकाव्य में नायक को व्यापकता प्रदान न करनी हो और उसका अभ्युदय भी न दिखाना अभिष्ट हो तो उसका आश्रयन व पहले स्तुति करना भी व्यर्थ है। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो भामह द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों के आधार पर महाकाव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है और दंडी ने ही वास्तव में अपने ग्रंथ काव्यादर्श में महाकाव्य के लक्षण निर्धारित करते हुए लिखा: सर्गबंधो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम आशीर नमस्क्रिया वस्तु निदेशो वापि तन्मुखम इतिहास कथो भूतमिरद्वा सदाशयम चतुर्वर्ग फलायातम चतुरोदात नायकम। इस प्रकार से दंडी के उक्त कथन का रूपांतर डॉक्टर रणवीर सिंह ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है: अनेक सर्गों में जहाँ कथा का वर्णन हो वह महाकाव्य कहलाता है। उसका लक्षण यह है
कि वह आशीर्वाद, नमस्कार या वस्तु निर्देश द्वारा आरंभ होता है। इसकी रचना ऐतिहासिक कथा या अन्य किसी उत्कृष्ट कथा के आधार पर होनी चाहिए। यह काव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फलदायक हो। इसका नायक चतुर तथा उदात्त होना चाहिए। महाकाव्य नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु तथा चंद्र और सूर्य के उदय और अस्त, उपवन और जल क्रीड़ा, मधुपान, प्रेमोत्सव आदि के वर्णनों से अलंकृत होना चाहिए। यह काव्य विरहजन्य प्रेम, विवाह, कुमारोत्पत्ति, विचार विमर्श, राजदूतत्व, अभियान, युद्ध तथा नायक के जय लाभ आदि के मनोहार प्रसंगों से युक्त होना चाहिए। यह विभिन्न वृत्तांतों से सुशोभित तथा सविस्तार वर्णन द्वारा हृदयंगम होना चाहिए। इसके रस तथा भावों की लड़ी जड़ी हो। इसके सर्ग बहुत लंबे लंबे न हो। सर्गों के छंद श्रवणीय तथा अच्छी संधियों से युक्त होने चाहिए। सर्गों का अंतिम श्लोक सर्वत्र भिन्न वृत्तों से युक्त होना चाहिए। यह काव्य लोक रंजन तथा अलंकारों से अलंकृत होना चाहिए। ऐसा उत्तम काव्य महाप्रलय के बाद भी कल्पों तक स्थिर रहता है। महाकाव्य के ऊपरी वर्णित अंगों में से किसी न्यूनतम होने पर भी यदि इसमें प्रतिपाद्य विषय वस्तु रूप संपत्ति का गुण सौंदर्य सहृदय काव्य रसिकों के चित्त को आकृष्ट कर लेता है तो काव्य दूषित नहीं होता। प्रथम नायक के गुणों का वर्णन करके फिर उसके द्वारा उसके शत्रुओं की पराजय का वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार वर्णन रीति स्वभावतः मनोहर शैली है। शत्रु के भी वंश, पराक्रम और पांडित्य आदि का वर्णन करने के पश्चात नायक द्वारा उस पर विजय प्राप्ति के माध्यम से नायक के उत्कर्ष का वर्णन करना संतोषप्रद है। दंडी के पश्चात वामन ने काव्य प्रकाश में, रुद्रत ने काव्यालंकार में और हेमचंद्र ने काव्यानुशासन में महाकाव्य के स्वरूप की विवेचना करने की ओर ध्यान दिया है, पर उनके विवेचन में कोई नवीनता नहीं है तथा अधिकांश समीक्षक, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के महाकाव्य विषयक विचारों को ही विशेष महत्व देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य का विशद और सांगोपांग विवेचन किया है, जो इस प्रकार है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंश क्षत्रियो अपि वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवो अपि वा श्रृंगार वीर शांतानामेको अंगिरसः इष्यते अंगानि सर्वे अपि रसाः सर्वे नाटक संधयः इतिहासोद्भव वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम् चत्वारस्तस्य वर्गास्त्युषेक्वक च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिदिदान खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एक वृत्तमय पद्यैरवसाने अन्यैक वृत्तैः कहि नास्ति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गाष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् संध्या सूर्येन्दुरजनी प्रदोष ध्वन्वातवासराः प्रातमध्याह्न मृगया शैलऋतुवन सागराः संभोग विप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वराः रणप्रयाणोपमन्त्यन्त्रं पुत्रोदयादयः वर्णनीया तथा योगम सांगोपांगा अमीह कविर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्य येतरस्य वा नामास्य सर्गोपदेयकथया सर्गनाम तो। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से महाकाव्य संबंधी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, महाकाव्यों की कथा सर्गों में विभाजित होती है। इसका नायक कोई देवता अथवा धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई उच्च कुलोत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए। एक ही वंश के से उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं। इसमें श्रृंगार, वीर और शांत तीनों रसों में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए और अन्य रस उसके सहायक होने चाहिए। इसमें नाटक की सारी संधियां, मुख प्रतिमुख, गर्भ विमर्श, उपसंहति को स्थान दिया जाता है। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक होता है और यदि ऐतिहासिक न हो तो किसी सज्जन व्यक्ति से संबंध रखने वाला होना चाहिए। इसमें 4 वर्गों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से कोई एक फल रूप में होना चाहिए। इसके आरंभ में नमस्कार, आशीर्वचन तथा मुख कथा की ओर संकेत के रूप में मंगलाचरण वर्तमान रहता है। इसमें कहीं कहीं दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा होती है।
इसमें सर्गों की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए और इन सर्गों का आकार बहुत छोटा अथवा बहुत बड़ा भी न होना चाहिए। प्रायः प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होता है और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन उचित है। कहीं कहीं किसी सर्ग में विविध छंदों का प्रयोग भी हो सकता है। प्रत्येक सर्ग के अंत में आने वाले कथा की सूचना होनी चाहिए। इसकी संख्या सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, मृगया, ऋतु, 6 ऋतुओं, वन, समुद्र, संभोग, मुनि, स्वर्ग, नरक, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र और अभ्युदय आदि का यथावसर सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य का नामकरण कवि, कथावस्तु, नायक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नामकरण पर होना चाहिए और सर्गों के नाम संगगत कथा के आधार पर होने चाहिए। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक शास्त्रकार ने अपने समय में उपलब्ध महाकाव्यों के आधार पर महाकाव्य के लक्षणों का विधान किया है, लेकिन अधिकांश आधुनिक विचारक विश्वनाथ के विचारों को प्रमाणिक मानते हैं और परवर्ती महाकाव्यों में तो विश्वनाथ के मत को अधिक ग्राह्य समझा गया है। इस प्रकार महाकाव्य के स्वरूप की समीक्षा मैंने आज अपने व्याख्यान में की। आशा है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।